हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेटर राजीव। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आज भूगोल स्टार्ट करेंगे, जिसका वेरी फर्स्ट चैप्टर है संसाधन और विकास। इसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। इस चैप्टर के टोटल तीन वीडियो आएंगे, तीन लेक्चर आएंगे। जो सामाजिक विज्ञान है इसमें टोटल 4 बुक हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। एक है इतिहास की बुक, दूसरी है भूगोल की बुक, तीसरी बुक है अर्थशास्त्र की और चौथी बुक है जिसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र की। तो इसमें भूगोल का ये फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसके 2 चैप्टर के 6 वीडियो आ चुके हैं, 6 नहीं 7। चैप्टर फर्स्ट के 4 लेक्चर हुए थे और चैप्टर नंबर सेकेंड के 3 लेक्चर हुए थे। तो जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है, ठीक है ना। तो आप जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद में आप काम करिए कि वीडियो को एक बार पूरा वीडियो देख जाइए। उसके बाद में फिर से वीडियो को प्ले करके पॉज करके आप नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने के बाद में एक बार आपने नोट्स किया तो नोट्स को रिवीजन करिए। फिर 2-3 दिन के बाद में फिर वीडियो को एक बार देख जाइए। ऐसे देखेंगे तो आपका रिवीजन करेंगे। जितना मल्टीपल रिवीजन होगा उतनी आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किसी भी टॉपिक को समझने में। जब ये पूरा आप कर लें, जैसे मान लीजिए कि इतिहास का आपने पहला चैप्टर के चारों वीडियो देख लिए। देखने के बाद में अपने नोट्स भी बना लिए, नोट्स का रिवीजन कर लिए, वीडियो को फिर से दोहरा के देख लीजिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो आपकी किताब है उस किताब में जाइए, एक्सरसाइज को ओपन कीजिए, अभ्यास प्रश्न वाली प्रश्नावली। उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर्स अपने मन से लिखिए। और लिखने के बाद में अगर कहीं भी फिर आपको दिक्कत होती है तो फिर से आपको वीडियो को देखिए, नोट्स को देखिए कि आखिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था। उससे भी नहीं पॉसिबल होता है तो आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके, सर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हम लिख सकते थे। ठीक है। तो ऐसे आप अगर करते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे 2021, जब भी आप देंगे हाई स्कूल का परीक्षा, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा और जो 70 मार्क्स का या 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। सो ये पूरी की पूरी एक तरीके से बोल सकते हैं टेक्निक है, जिसके थ्रू आप अच्छे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो जब बात करते हैं किसकी, भूगोल आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। भूगोल कहते किसे, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं तो क्या बताएंगे आप? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके इसका आंसर बता सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि भूगोल की डेफिनेशन क्या होती है। फिर मैं बताता हूँ आपको। जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है, एक तरीके से एक सॉलिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। अंदर से धरती ठोस है और ऊपर पे बहुत सारी आकृतियां पाई जाती हैं। तो जो अर्थ का ऊपरी सतह होता है, ये अर्थ का ऊपरी सतह है। तो अर्थ के ऊपरी सतह पे बहुत सारी आकृतियां पाई जाती हैं। बहुत जगह ऐसी हैं जो नीची हैं, गड्ढे हैं ज़मीन पे। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ की पहाड़ जैसी आकृतियां हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मिट्टी की बनी हैं, कुछ जो है रेगिस्तान टाइप की हैं, कुछ नदियां हैं, कुछ ओशियन है, समुद्र है, कुछ तालाब में पानी है। तो ये सारी आकृतियां धरती के सतह पे पाई जाती हैं। सेम तरीके से जो धरती का आंतरिक सतह है, जब धरती के अंदर में जाएंगे इसको, तो यहाँ पे अलग अलग फिर से आकृतियां मिलेगी। तो यानी कहने का मतलब कि अर्थ में 2 सरफेस है, एक है बाहरी सतह और दूसरा है आंतरिक संरचना। तो जब अर्थ के ऊपर में जो अलग अलग तरीके की आकृतियां पाई जा रही हैं, उसमें आप रेगिस्तान भी हो सकता है, उसमें आइलैंड्स भी हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदानी भाग हो सकते हैं। तो जब ऐसी आकृतियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं उसको? भूगोल। यानी भूगोल में केवल जो धरती है इसकी ऊपरी सतह का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की एक और ब्रांच होती है, भूगोल की आप बोल सकते हैं एक ब्रांच होती है, जिसमें अर्थ के जो धरती है इसके आंतरिक सतह में क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका जो है अध्ययन किया जाता है। उसको बोलते हैं जियोमार्फोलॉजी, भौगोलिक विज्ञान बोलते हैं उसको, बोलते हैं भौगोलिक विज्ञान। तो उसके बारे में वो डिटेल में अध्ययन करते हैं। यानी भूगोल की परिभाषा क्या हुई कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आई बात? ये होती है भूगोल की परिभाषा। अब जो पहला चैप्टर है आपका, इसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है? संसाधन, आपके पास लाखों करोड़ों चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। हम जो ह्यूमंस हैं,
मनुष्य है, मनुष्य के आसपास लाखों चीज़ें पाई जाती हैं। उसका इस्तेमाल हम तो कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, या अगर उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से करते हैं, यानी उसके रंग रूप में थोड़ी सी चेंजिंग करके उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास पानी पाई जाती है, पानी होता है हमारे आसपास, क्या होता है पानी, तो अगर पानी गंदा होता है तो पानी क्या करते हैं, हम ऐसे हैंड पाइप को ऐसे पंप किए, पानी निकाल के पी जाते हैं। यानी वो पानी निकालना, हम उसको क्या कर पी गए, वो एक तरीके की वस्तु थी और वस्तु का इस्तेमाल हमने क्या कर लिया, अपनी यूज के लिए कर लिया। सेम तरीके से जो खेत में अनाज उगाते हैं, जैसे धान उगाए, गेहूं उगाए, उनको क्या करते हैं, वो उगा तो उसको वैसे ही हम लेके नहीं खा लेते, उसको घर पे लाते हैं, उसको थोड़ी प्योरीफाई करते हैं, उसको चावल की चक्की होती है या आटे की चक्की पे उसको पिसाते हैं, धुलते हैं, उसकी रोटी बना के खाते हैं। यानी वो भी एक वस्तु थी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके रंग रूप में थोड़ा सी चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करके उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि मैं कहूँ कि ये जो जो आपने पानी पिया और जो अपने अनाज खाया, दोनों आपके लिए संसाधन है। तो कहेंगे सर ये क्या बात हो गई, कैसे संसाधन हो गई? तो संसाधन की डेफिनेशन यही होती है कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करे, जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, और दूसरा उसकी कुछ आर्थिक वैल्यू होती है, आर्थिक उसका मूल्य होता है, यानी इसको आपको लेने के लिए, देने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। वैसे हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। जैसे आप जिस फ़ोन में या लैपटॉप में, ये मोबाइल, ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उस मोबाइल लेक्चर लेक्चर वो आपके लिए संसाधन है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो आपके इस्तेमाल में आ रहा है, आप उसका इस्तेमाल वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, और उस लैपटॉप या मोबाइल को अपने खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए होंगे। तो जो पैसे दिए होंगे, यानी उसका वो आर्थिक मूल्य हो गया कि ये 25,000 का या 51,000 का ये लैपटॉप था एप्पल का, और ये मेरी फ़ोन थी, हमने जिसके लिए हमने 12,000 या 13,000 पे किए, तो उसके लिए हमने कुछ पैसे पे किए। तो वो हो गया हमारे लिए एक तरीके का संसाधन। जो हम पानी पी रहे हैं, आप सोच रहे होंगे पानी की, पानी तो हम पीते हैं, उससे हमारी प्यास बुझती है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ पे करते हैं? हैंड पाइप पे जो पानी, आप जरा सोचिए, जब बाहर आप निकलते हैं, बाहर आपको प्यास लगती है, तो बिस्लरी की जब बॉटल खरीदते हैं, तो क्या उसके लिए 20 रुपया पे नहीं करते? ट्रेन में या कहीं ट्रैवलिंग करते टाइम आप जो है आरओ का पानी, वो वाटर बॉटल की जो जार होती है उसमें मंगाते हैं, उसके लिए पैसे पे नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ऐसी आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में ऐसी हर एक वो चीज जो आपके इस्तेमाल में आ सकती है, किसी मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकती है, और उसका कुछ आर्थिक मूल्य हो सकता है, वैसी चीज को बोलते हैं संसाधन। और संसाधन का आप इस्तेमाल प्रत्यक्ष तरीके से भी कर सकते हैं, और उसको अप्रत्यक्ष तरीके से भी करते हैं। तो अप्रत्यक्ष तरीके से करने के लिए उसके रंग रूप में चेंजिंग करना पड़ता है। तो जो चेंजिंग करते हैं उसको ही बोलते हैं विकास, यानी हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, का रंग रूप चेंज करने के लिए कुछ विकास कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर का जो टाइटल था, शीर्षक था, ये इसका मतलब हो गया। अभी जो चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा, यानी पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं? तो ये सीखेंगे संसाधन क्या होते हैं, फिर से देखेंगे दूसरा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण, कि संसाधनों को बांट भी सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बांट सकते हैं। आप संसाधनों को टोटल 4 आधार पे बांट सकते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पे, कि वो जो संसाधन है उसकी उत्पत्ति हम मनुष्यों ने की कि प्रकृति ने खुद की। समाप्तिया के आधार पे कर सकते हैं, यानी जो संसाधन है, क्या उसका इस्तेमाल करने पे एक दिन वो खत्म हो जाएगा, कि संसाधन उसका इस्तेमाल करने के बाद भी वो मौजूद रहेगा। तो समाप्त होगा कि बना रहेगा, उसको बोलेंगे समाप्तिया के आधार पे। तीसरा हो सकता है स्वामित्व के आधार पे, वो जो संसाधन है उसके मालिक कौन है, मालिक एक अकेले व्यक्ति हैं, कि उसके मालिक पूरी सरकार है, या 10 या 15 लोग उस वस्तु के मालिक हैं, तो उसको बोलते हैं स्वामित्व के आधार पे। तीसरा, चौथा, विकास के स्तर के आधार पे। अब वो जो चीज़ थी, जो वस्तु थी, उसका विकास करने के लिए जो प्रौद्योगिकी लगती है, जैसे बिजली हम बनाते हैं ना। आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, जिस फ़ोन में देख रहे हैं, तो हो सकता है आप फैन के नीचे बैठे होंगे या एसी वाले चैम्बर में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे। तो वो एसी कैसे चल रही है? बिजली से चल रही है। फ़ोन आपका जो है, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे? ये बनी किससे? पानी से। तो पानी से बिजली
कैसे बनी होगी? तो उसके लिए कुछ हमको टेक्नोलॉजी लगी होगी, प्रौद्योगिकी लगी होगी कि नहीं लगी होगी? तो वो प्रौद्योगिकी लगाने में उसका लेवल क्या था? वो प्रौद्योगिकी बनाना कठिन था कि आसान था? उसको बोलते हैं विकास का स्तर। तो उस आधार पे भी संसाधनों को हम बांट सकते थे। संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि चार आधार कौन कौन से हैं और इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते, समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इन संसाधनों का विकास, यानी उनको अप्रत्यक्ष तरीके से अगर इस्तेमाल करना है तो इन संसाधनों का विकास कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होगा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब जो हमारे पास संसाधन है, क्या उसका इस्तेमाल अलग कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक होगा भू संसाधन, यानी भू का मतलब होता है जमीन। तो जिस जमीन पे हम रहते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, संसाधन है। वो इसलिए आप जमीन खरीदते हैं, कट्ठे में हेक्टेयर वाइज खरीदा जाता है। शहरों में जमीन क्या होती है, महंगी होती है। घर बनवाने के लिए जमीन खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? तो जमीन हमारे लिए उपयोगी हुई क्योंकि हम उसका इस्तेमाल खेती करने के लिए भी कर सकते हैं, मकान बनवाने के लिए भी कर सकते हैं। और वो ज़मीन खरीदने या बेचने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कुछ वैल्यू हो गई। यानी भूमि भी क्या है, एक संसाधन है। तो ये भू संसाधन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आएंगे कि भारत में भूमि जो संसाधन है ये कितना है। भारत में जो भूमि है, हमारा जो देश है भारत, इसमें इसका इस्तेमाल कौन कौन से तरीके में, कौन कौन से प्रारूप में करते हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि भूमि का इस्तेमाल तो हम करते हैं, तो भूमि को इस्तेमाल करते समय कभी कभी क्या हो जाता है कि हम प्रदूषण फैला देते हैं। तो प्रदूषण फैलाने से, जैसे खेत है, वहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खेती करते गए, 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, और पहले जितना अनाज का उत्पादन होता था अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि भूमि की जो उत्पादकता है, पहले अगर 100 क्विंटल अगर अनाज हो रहा था, अभी तो 90 ही हो रहा है। तो ये कमी तो हुआ। कमी को बोलते हैं निम्न। इस प्रोसेस को बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। यानी जो भूमि की उत्पादकता घट जाए उसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो भूमि का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, और अगर भूमि निम्नीकरण को रोकना हो तो क्या हमारे पास उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में जरा पढ़ लेंगे कि संरक्षण के उपाय क्या हैं। फिर धरती पे जो अर्थ है, इस पे अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो वो मिट्टी भी तो एक संसाधन है। अब जैसे मैं बोलूँ, गरम मसाले जो आप मीट बनाने के लिए, बकरा बनाने के लिए, चिकन बनाने के लिए, मटन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो गरम मसाले होते हैं। उस गरम मसाले में इलायची है, मरीच है, जीरा है, धनिया है, ठीक है। तो उसमें से जो काली मिर्च होती है और इलायची होती है, आप अपने वहाँ नहीं उगा सकते हैं। वो एक स्पेशल टाइप की सॉइल में ही, अलग तरीके के जलवायु में ही उगाई जा सकती है। तो वो क्या हो गया। वैसे ही सेब है, संतरा है, ठीक है, बादाम है, काजू है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको भी उगाने के लिए एक अलग तरीके की मिट्टी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मिट्टी भी है उसकी भी अलग अलग वैरायटी है। यानी मिट्टी भी एक तरीके का संसाधन हो गई। हर मिट्टी में आप सेब संतरा नहीं उगा सकते, और हर एक मिट्टी में आप धान गेहूँ नहीं उगा सकते। हर मिट्टी के आप अलग अलग पहचान होते हैं। जैसे कपास है, वो केवल काली मिट्टी में ही उगा सकते हैं। कपास को काली मिट्टी में ही उगा सकते हैं। लेटराइट एक मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी में ही चाय उगा सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे कि जो मिट्टियाँ हैं अलग अलग तरीके की, उनका वर्गीकरण क्या है। तो अलग अलग मिट्टी देखेंगे। यहाँ पे आपको 5 टाइप्स की मिट्टी है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, किसको बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी के क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी फसलें जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं, और ये पाई कहाँ जाती है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पाई जाएगी, कर्नाटक में पाई जाएगी कि उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। काली मिट्टी, नाम में ही है इसके काली, यानी काले रंग की होगी। थर्ड होगी लाल और पीली मिट्टी। ये भी मिट्टी है, लाल कलर की दिखती होंगी, पीली कलर की दिखती है, इसीलिए बोलते हैं ये मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है पाई कहाँ जाती हैं और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट होगा लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट मिट्टी क्या होती है। फिर से होगी मरुस्थली मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और एक मिट्टी और होती है जिसको बोलते हैं वन मिद्रा। वन मिद्रा मतलब कि ये जो मिट्टी है, मृदा, ये कहाँ पाई जाती है, वन मिद्रा। और क्या मृदा का भी अपरदन हो सकता है, जैसे भूमि का निम्नीकरण हुआ, वैसे ही
बारिश के कारण, हवा चलने के कारण जो मिट्टी है एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चली जाती है, तो उससे क्या होता है, मृदा को नुकसान होता है, उसको बोलते हैं अपरदन। क्या बोलते हैं, ये जमीन है, इसमें मिट्टी पाई जा रही है, तो यहाँ की मिट्टी किन्हीं कारणों से अगर दूसरे जगह पे इसका ट्रांसफर हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपरदन। तो इस अपरदन को, यानी जो मृदा का बहाव है, इसको कैसे रोक सकते हैं, संरक्षण के उपाय क्या है? ठीक है, ये पूरा का पूरा इस फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ में। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है संसाधन। तो संसाधन की मैंने डेफिनेशन बताई कि हर एक वो वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर दे, और उसको बनाने के लिए क्या हो, कुछ तकनीक लगे, उसको बनाने के लिए क्या लगे, जिसको थोड़ी सी तकनीक लगे, और आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो, यानी पैसे से उसको खरीद सके, बेच सके, ये भी पॉसिबल हो। आर्थिक रूप से क्या हो, संभाव्य हो, पैसे उसका कुछ आर्थिक मूल्य है, और सांस्कृतिक रूप से वो मान्य है, यानी उसको हम देख रहे हैं, हमारे विजिबल है, उसको हम देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मान्य हो। ऐसी हर एक चीज को क्या बोलेंगे, संसाधन बोलते हैं। अब जो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बताइए। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जो जल हो गया वो भी संसाधन है, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी संसाधन हो गया, जिस जमीन पे रह रहे हैं वो भूमि संसाधन हो गया, जो हम खाना खा रहे हैं अन्न एक संसाधन हो गया, जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कापी किताब लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम इंसानों ने बनाए, इनको बोलते हैं भौतिक संसाधन। जिस बाइक पे बैठ के या जिस स्कूल बस पे बैठ के आप स्कूल आते हैं, वो भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो संसाधन जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, ये संसाधन है। अब संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, इनको बांटा गया है अलग अलग आधार पे। तो जब बात करते हैं बांटने की, तो सबसे पहले ये संसाधन उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो संसाधन दो ही तरीके से उत्पन्न हो सकता है, या जो संसाधन उत्पन्न हुआ है उसमें जान होगा, तो जिसमें जान होगा उसको बोलते हैं जैव संसाधन। तो जैव संसाधन कहाँ मिल देंगे, प्रकृति के द्वारा। जैसे हम इंसान हैं, हम भी एक तरीके के क्या है, संसाधन है, हमारा भी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है, और हम भी किसी दूसरे के काम आ सकते हैं या खुद के ही काम आ सकते हैं, तो हम कहलाते हैं जैव संसाधन। पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या है, जैव संसाधन है, क्योंकि वो भी ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं, एक छोटे से बीज से छोटा सा पौधा, फिर बहुत बड़ा पौधा, फिर ये इससे बहुत सारे पौधे होते हैं। जितने जानवर हैं वो भी क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन। यानी जिसके अंदर में आप जान देखेंगे, एक छोटी सी बैक्टीरिया होती है, जो वायरस होते हैं, वो भी क्या है, जैव संसाधन ही है एक तरीके से, क्योंकि उनके अंदर में जान है और उनका कुछ ना कुछ काम होता है। जिसके अंदर में जान नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन बोलेंगे। जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जान है क्या, आप मोबाइल को ऐसे छोड़ देंगे तो वो चलना शुरू कर देगी, जैसे आप चल रहे हैं, इसको नहीं चार्ज करेंगे, चार्ज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो वो क्या होगा, एक अजैव संसाधन हो गया। जो पानी आप पी रहे हैं, क्या उसमें जान है, बिल्कुल नहीं है। जो इस मिट्टी पे आप चल रहे हैं, जिस रोड पे चल रहे हैं, क्या उसमें जान है, नहीं है। तो जिसमें जान नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन। जो हवा आप ले रहे हैं, हवा आप सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी जो आपको मिल रही है, वही क्या है, एक तरीके का अजैव संसाधन है। जिसके अंदर जान नहीं, वो क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन। समझ गए। तो उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके से होगी, या तो उसमें जान होगा, तो जिसमें जान होगा जैव संसाधन को प्राकृतिक संसाधन भी बोलते हैं, क्योंकि उनको प्रकृति ने बनाया है। और अजैव संसाधन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं भौतिक संसाधन, क्योंकि इसको इंसानों ने बनाया। मोबाइल इंसान ने ही तो बनाया है, रॉकेट मिसाइल किसने बनाया, इंसान ने बनाया है। तो भौतिक संसाधन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्या जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो समाप्त हो सकता है, जी बिल्कुल। अगर कोई संसाधन समाप्त हो गया और उसको दोबारा हम नहीं बना सकते, या बनाने में बहुत समय लगेगा, 1-2 साल नहीं, करोड़ों साल लग जाएगा, वैसे संसाधन को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको नया कर सके, और उसके आगे उसका विलोम हो गया अनवीकरणीय, मतलब उसको नया आप नहीं कर सकते, उसको नया आप नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और जिसको नया कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। मतलब आपने उसका इस्तेमाल किया, वो फिर से उत्पन्न हो जाता है अपने आप,
ऐसी संसाधन को क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल, सूरज की जो रोशनी है, तो क्या सूरज की जो रोशनी है वो तो डेली मिलती है ना, सुबह से शाम तक मिलेगी, अगले दिन फिर से आ जाती है। तो क्या सूरज की रोशनी का यानी जो सौर ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल हम सोलर पैनल बनाने में कर सकते हैं? जो सोलर पैनल बनाएंगे उससे हम बिजली बना सकते हैं, घर की लाइटें जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, जनरेटर चला सकते हैं। तो जो सौर ऊर्जा है वो क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि सूरज के उसको हमको बनाना नहीं है, अगले दिन फिर वो टाइम से मिलने लगेगा। वैसे ही पवन ऊर्जा, जो हवा होती है, उस हवा का इस्तेमाल करके हम पवन चक्कियां चला करके बिजली बना सकते हैं। तो उसको पवन ऊर्जा भी क्या हो गई? नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। और नवीकरणीय संसाधन के क्या उदाहरण हो सकते हैं? पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ये धरती का जो आंतरिक सतह है उसके अंदर में ये पाए जाते हैं। ये बने हैं करोड़ों सालों की मेहनत के बाद बने हैं। इसको हम क्या करते हैं? जमीन खोद करके उनको निकालते हैं, डेली डेली पेट्रोल, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, कोयले जला रहे हैं। तो एक दिन जितना है हमारे पास, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। फिर से जब कब बनेगा उसको करोड़ों साल लग जाएंगे, यानी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। बनने में बहुत टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? अब जो संसाधन है उसके मालिक कौन, स्वामित्व तो कौन है उसका, उसके स्वामी कौन है? तो अगर वो संसाधन किसी एक व्यक्ति का है, जैसे अगर आपका ये फोन है तो इसको क्या बोलेंगे? ये व्यक्तिगत संसाधन है। आपकी मोटरसाइकिल है तो क्या वो कहलाएगा? वो व्यक्तिगत संसाधन। अगर उस जो भी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हो उस पर कई लोगों का अधिकार है, कई लोग कहते हैं अरे ये मेरा है मेरा है, उसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक स्वामित्व बोलते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे हर एक गांव में या फिर शहरों में एक पार्क, शहर में एक पार्क होता है, पार्क में जितने कॉलोनी वाले लोग होते हैं वो सारे लोग उस पर जा सकते हैं। तो उसको बोलेंगे कि एक समुदाय का वहाँ पे क्या है? एक समुदाय का क्या है? स्वामित्व। जैसे मंदिर हो गया, गांव के पूरे लोग जा सकते हैं, तो मंदिर क्या हो गया? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हो गए। मस्जिद हो गए। एक होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब कि पूरे देश के लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके मालिक कौन होती है? सरकार होती है। जैसे रोड्स, कि नहीं कहते सरकारी जमीन है, सरकारी पेड़ है, सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, तो ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। तो ये वो भी संसाधन ही है, लेकिन कौन से तरीके के? राष्ट्रीय वाले। सरकार का उस पर हक है, स्वामी उसके वो हैं। तो ये हो गए स्वामित्व के आधार पे। विकास, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको, उसके विकास में कितना टाइम लगता है, तो उसको बोलते हैं विकास के स्तर के आधार पर उसको बांट सकते हैं। एक होता है संभावित संसाधन। मतलब मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कि आने वाले टाइम में, जो अर्थक्वेक आता है, यानी भूकंप आता है, या ज्वालामुखी फटती है, या फिर बिजली गिरती है बारिश के दिनों में, इससे हम बिजली बना सकते हैं। तो ये क्या है? संभावना है, ये संसाधन है। लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम बिजली जो गिर रही है धरती पे उसको पकड़ के उससे बिजली हम बना सकें। तो एक संभावना है कि भविष्य में कभी हम बना लेंगे, तो उसको बोलते हैं संभावी संसाधन। दूसरा होता है विकसित संसाधन, यानी हमने इतना टेक्नोलॉजी बना लिया है, प्रौद्योगिकी बना लिया है कि प्रौद्योगिकी हमने बना लिया है कि जो संसाधन उसका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं। जैसे धरती के अंदर में पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तो वो पेट्रोलियम निकालना कैसे है, कोयला निकालना कैसे है, वो हमने सीख लिया है। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे। और कहीं पे हमको पता है कि भंडार है, लेकिन आज तक कभी निकाले हैं नहीं। जैसे इंडिया का जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ ये पता चला है कि लद्दाख में यूरेनियम है, हमको पता है। तो पता है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संचित कोष बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। समझ गए? तो अब इसको एक एक करके फिर डिटेल में, उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन हमने डिस्कस कर दिया, जिसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? जीव मंडल जिसमें जान है और इसमें जीवन व्याप्त, उसे जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गए, प्राणी हो गए, मछलियाँ हो गई, पशुधन हो गए, सब में जान है, जैव संसाधन हो गए।
अजैव में सारे निर्जीव वस्तुएं आ गई, जैसे चट्टाने हो गई, धातु हो गई, सारा मैंने डिस्कस कर दिया। समाप्त्या के आधार पे नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? जो ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या कर सकते हैं, नवीकृत या पुनः इसको प्राप्त कर सकते। वो भौतिक यानी अपने आप ही बन जाए नया, रासायनिक या उसको लैब में हम ला करके उसको नया बना सकें, या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसको हम लैब में बना सकें। तो किसी भी तरीके से आप बनाइए, अगर उसको आप नया बना ले रहे हैं, नवीनकृत यानी पुनः प्राप्त कर ले रहे हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। सौर पवन ऊर्जा को मैंने समझाया, हवा हमेशा चलती है, कभी नहीं रुकेगी। सूरज की रोशनी हमेशा मिलेगी, कभी नहीं रुकेगी। जो धरती पे पानी है वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। धरती पे टोटल 70% पानी पाया जाता है, ये हमेशा वैसे रहेगा। वन और वन्य जीव, जो पेड़ पौधे हैं, वो आज आप उनको काट देंगे, 2-3 साल में फिर हो जाएंगे, करोड़ों साल तो नहीं लगेगा, तो वो अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। वन्य जीव, मुर्गा आप खाते हैं ना डेली, फिर अगले दिन आपको मुर्गा प्रोवाइड हो जाता है। मनुष्य मरते हैं, कुछ जीवित भी होते हैं। तो ये वन्य जीव है, ये क्या है? सारे के सारे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय किसको बोलेंगे? एक बार प्रयोग किया आपने, उसके बाद खत्म, फिर नहीं मिलने वाला है। और अगर बनना होगा तो लाखों साल लग जाएगा, करोड़ों साल लग जाएगा। जैसे तेल हो गया, पेट्रोल डीजल, कोयला हो गया, मैंने बताया ही आपको। स्वामित्व के आधार पे उसके मालिक कौन? तो पहला क्या होता है? व्यक्तिगत, जिसके मालिक कौन होते हैं? कोई एक व्यक्ति है। जैसे कोई भूखंड, जैसे आपका घर है, आपके पापा का घर, आपके दादाजी का घर है, तो वो व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया। या किसी जायदाद के मालिक व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? निजी व्यक्ति। आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के मालिक कौन? आपके पापा। स्कूल के मालिक कौन? तो कोई और होंगे। कि बस के मालिक कौन? तो ऐसे व्यक्तिगत संसाधन होंगे। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन किसको बोलेंगे? जिस पर एक समुदाय के सभी सदस्य होंगे। जैसे एक कॉलोनी में रहने वाले 10-15 परिवार के सदस्य, तो एक समुदाय है, सारे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे सार्वजनिक पार्क, मैंने बताया आपको, पार्क जो होता है शहरों में, हर एक कॉलोनी की अलग पार्क होती है। आप जाइए, बैठिए, घूमिए। पिकनिक स्थल, जहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई भी जा सकता है, किसी भी समुदाय का। जो खेल का मैदान होता है, खेल के मैदान पे किसी के भी बच्चे जाके खेल सकते हैं, वो सामुदायिक है। राष्ट्रीय संसाधन यानी जिस पे सरकार का क्या हो? अधिकार हो। तो देश में पाए जाने वाले जो सारे संसाधन, वो क्या कहलाते हैं? देश में राष्ट्रीय संसाधन। जैसे अगर पता चले कि जमीन के नीचे इतना सोना है, तो किसी जिसके जमीन के नीचे पाया जाएगा उसका थोड़े ना होगा, वो सरकार का हक होता है। तो तकनीकी तौर पर जितने भी संसाधन होते हैं वो सब क्या होते हैं? राष्ट्र के। स्कूल हो गया, जिसके नाम में भी सरकारी लगा, रोड भी सरकारी है, ठीक है, रोड भी सरकारी, स्कूल्स भी सरकारी होते हैं, हॉस्पिटल भी सरकारी, सारे राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएंगे। एक चीज़ और होती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का अगर मैप आपने देखा होगा, मैं बना दे रहा हूँ फटाक से। ये मान लीजिए इंडिया है, तो ये नॉर्दर्न पोर्शन हो गया, और ये इंडिया का जो है ईस्टर्न पोर्शन हो गया, और यहाँ पे देश है। तो ये इंडिया जो है, और यहाँ पे आपका श्रीलंका। ये मैप देख रहे हैं आप? तो मैप आपने जब देखा, तो यहाँ पे क्या है? इंडिया के मैप में, इंडिया के साउथ में क्या है? पानी है पूरा। ये जो बिंदी देख रहे हैं, पानी है, पानी 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 पानी। इंडिया के साउथ में क्या पड़ जाता है? इंडियन ओशियन। यहाँ पे क्या IO लिखा हुआ है? इंडियन ओशियन। ये क्या है? AS, अरेबियन, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, BOB। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? AS, अरेबियन सी है। तो ये पूरा पानी है ना। तो इस पानी से कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, तो इसकी जो तट रेखा है, तट रेखा किसको बोलते हैं? जहाँ पे इसकी बाउंड्री पानी से लग रही है, तो इंडिया की बाउंड्री लग रही है, कोई भी देश हो, आप चाइना को भी ले सकते हैं। तो यहाँ से समुद्र के अंदर में 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है, 200 किलोमीटर की दूरी, अगर उसमें कोई भी चीज़ मिलती है, यानी उतने 200 किलोमीटर एरिया का जो पानी है, यहाँ से पूरा 200 किलोमीटर नापते आइए, तो जो भी 200 किलोमीटर के अंदर में मछली पाई जाएगी, या फिर कहीं पेट्रोल डीजल पाया जाता है, या फिर कोई मिनरल ही ज़मीन के अंदर में पाया गया, पनडुब्बी पाई, कुछ भी पाया गया, उस पर सरकार का हक होता है, और उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको नहीं बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय संसाधन के अंदर में आएगा। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद ये पूरा का पूरा, अब ये नहीं कि इंडिया के नाम पे पूरा लिखा गया इंडियन ओशियन, तो पूरा इंडियन ओशियन इंडिया का, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सारे देशों का हक है, लेकिन कितना? इंडिया से 200 किलोमीटर दूर आइए, उसके बाद 200 किलोमीटर एक से लेके जहां तक समुद्र है, वो उसको क्या बोलेंगे? दूरी से परे जो भी खुला महासागर है उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कोई भी देश का जो वहां से जहाज है फ्री का गुजर सकता है, और उस पे संसाधनों का जो इस्तेमाल है, आप कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता है। जब तक कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सहमति ना दे दे, उसका इस्तेमाल कोई एक देश नहीं करे। करेंगे सारे देश करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। समझ में आई बात? एरिया कितना होता है ये ध्यान रहे, 200 किलोमीटर। अंडरस्टूड। फिर हमने बात किया किसके आधार पे? विकास के आधार पे। संभावी हो सकता है, पता है कि किसी देश में, किसी प्रदेश में कोई संसाधन मौजूद है, संसाधन मौजूद है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, भारत का जो पश्चिमी भाग है, भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान है और गुजरात है, दो स्टेट है ना। तो राजस्थान और गुजरात में हवाएं बहुत तेज चलती हैं। हवाएं, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, तो जो हवाएं बहुत तेज चलती हैं और गर्मी भी बहुत भयंकर होती है। तो गर्मी, अब एक बात बताइए, जब हवा चल रही है तो क्या वहाँ पे पवन चक्की नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मारे हम नहीं लगा पा रहे, तो वहाँ पे पवन ऊर्जा बना सकते हैं। गर्मी बहुत होती है, अब राजस्थान पूरा का पूरा तो सोच ही लीजिए कितना है, रेगिस्तानी है उसका 50% एरिया। तो जब 50% एरिया रेगिस्तान है, तो उस रेगिस्तान में हवाएं भी बहुत तेज चलती होंगी, धूप भी निकलता होगा बहुत तेज, तो वहाँ सोलर पैनल लगा के बिजली नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो यानी पवन और सौर ऊर्जा की संभावना उन इलाकों में है, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? संभावना है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संभावित संसाधन। संभावित, संभावना है वहाँ इनकी, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरे टाइप के हो सकते हैं विकास के आधार पर विकसित, जिनका संसाधन सर्वेक्षण किया जा चुका है। क्या किया गया है? सर्वेक्षण कर लिया गया है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, और उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी कितनी मात्रा है। जैसे कि कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले एक अफवाह उड़ी थी कि उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी है, सोनभद्र में पहाड़ी, उस पहाड़ी में शायद पता नहीं कितना 16,000 टन जो है सोना रखा हुआ है, 1,000 टन ऐसे कुछ। तो ये अफवाह थी, लेकिन गया कि वहाँ सर्वे किया गया तो पता चला कि 135 या 165 जो है किलो जो है सोना है। तो उसकी गुणवत्ता जांच हो गई कि कितने सोना है, सोना है, इतना सोना है, और उनकी मात्रा भी पता चल गई, लेकिन अभी इसको निकाला नहीं गया। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। फिर होता है भंडार। संसाधन का सर्वेक्षण कर लिया गया है कि अच्छा यहाँ पे संसाधन जो है पाया जाता है, लेकिन अभी उसको निकालना कैसे है? तो प्रौद्योगिकी थी नहीं, उसके अभाव में उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी संसाधन को क्या बोलेंगे? भंडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडार बोलते हैं। जैसे जो पानी है ना, जल, जो पानी हम पीते हैं, ये दो गैसों से मिलकर बना हुआ है, ज्वलनशील है, जलती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, दो गैसों से मिलकर बना, H2 और O2, इनसे मिलके बना हुआ है। तो दोनों जो हैं, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल, दोनों मिल करके एक यौगिक बनाते हैं, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए। बट आज तक हाइड्रोजन से अकेले कैसे कैसे जो हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन से अगर गैस बनाते हैं तो कोई भी धुआं नहीं निकलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी। ऑक्सीजन से भी सेम है, बट तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं होने के कारण हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे। ये हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं संचित कोष। संचित कोष का मतलब, संचित कोष का मतलब ऐसा संसाधन का भंडार जिसका उपयोग जो है तकनीक द्वारा किया जा सकता है। तकनीक का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन उपयोग अभी नहीं शुरू किए गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? संचित कोष बोलते हैं। ये संचित, ये कोष है हमारे पास, रिजर्व है, कभी भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दी। जैसे बांध में जल, जो नदी जहाँ होती है, तो नदी का पानी रोक करके क्या करते हैं? रोक करके वहाँ पे ऊंचे स्थानों से गिराया जाता है उसको,
गिराया जाता है और बिजली बनाई जाती है। तो बहुत जगहों पे नदियां तो हैं लेकिन बांध नहीं बनाए गए हैं। तो जो बांध में जल है वो क्या है, किसका उदाहरण हो गया, एक संचित कोष का। टेक्नोलॉजी लाइए, बिजली बनाइए। जल है, अब वन है, ये भी क्या है, संचित कोष है। वन में ढेर सारे वन, जो जहाँ पे जंगल होता है उसके नीचे में बहुत सारा कोयला पाया जाता है। पता है टेक्नोलॉजी ने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए वो क्या है, संचित कोष का उदाहरण है। अंडरस्टूड। इसके आगे की कहानी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो में क्या देख लिया, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। होपफुली आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में।